झांसी की रानी है। हम लोगों के तो दमखम की लोहा ये दुनिया मानी है। यहाँ हर पुरुष राणा प्रताप, महिला झांसी की रानी है। धर्म की रक्षा से बड़ा। शुभ प्रभात दोस्तों, आज आप फिर से यतीन्द्र गुप्ता के साथ में हैं। दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी श्रृंखला जो सनातन धरोहर के ऊपर है वो अभी शुरू होने वाली है आपके लिए। आपका पिछला सप्ताह कैसा रहा हमें ज़रूर बताइए। आपका ये सप्ताह अच्छा रहे इसके लिए हम अभी आपके आलोक जी से बात कराते हैं और सप्ताह की जो राशिफल है उसके बारे में बात करते हैं। काफ़ी लोगों के श्रोताओं अच्छे सुझाव भी आए हैं। कुछ लोगों का ऐसा है कि उनको लगता है कि और डिटेल में हो और भी जानना चाहते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है श्रोताओं, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी को पर्सनल लेवल पे बात करनी है तो वो आप उनसे बात कर सकते हैं आलोक जी से, क्योंकि ये भी हमें फीडबैक मिला है कि भाई ये किसी के कॉल पे बात करना रेडियो पे वो ठीक नहीं है। वो प्राइवेसी की भी इशू होती है, चार बातें इनकम्फर्टेबल सिचुएशन भी होती है। तो ये जनरल है। तो आलोक जी नमस्कार। आलोक जी कैसे हैं? जी बढ़िया। तो आलोक जी हमारी सुबह और भारत में हम इसको क्या कह सकते हैं 2:30 बजे रात को? आधी रात के बाद इसको सुबह, आधी रात बीत चुकी है। इसको सुबह तो नहीं कह सकते, इसको क्या कहेंगे? नहीं। इसको क्या कहेंगे इस काल को? अर्धरात्रि के बाद का समय। अर्धरात की बात है, ठीक है। आप पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। आप सवेरे से उठ के, एक्चुअली आप तो पहले ही उठ जाते हैं, 2:30 तो अभी प्रोग्राम हो रहा है। तो आलोक जी बताइए हमारे जो ऑस्ट्रेलिया के श्रोताओं के लिए कैसा ये सप्ताह आगे आने वाला है? सबसे पहले तो मैं आपके सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार कहना चाहूंगा जी, और आने वाले की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जी। होली की भी शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से होली का भी आपके कानपुर में तो होली बड़ी अच्छी होती है, मैंने सुना। बहुत बहुत अच्छी। उत्तर प्रदेश में सभी जगह, अच्छा, उत्तर प्रदेश में जी होली का विशेष महत्व है। और खासकर मथुरा वृंदावन साइड में तो 1 महीने तक होली चलती है। 1 महीने तक चलती है जी। यहाँ पे वीकेंड में होती है आलोक जी। और हाँ, मथुरा वृंदावन में ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण अपनी सखियों और गोपियों के साथ होली खेलने जाया करते थे। तो वहाँ 1 महीने तक होली लोग खेलते हैं। और खासकर राधा रानी के गांव बरसाना, जहाँ राधा रानी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जी, वहाँ पर, और वृंदावन में, मथुरा में, बरसाने में लठमार होली जिसको कहते हैं वो खेली जाती है जी। इसका कुछ न कुछ एक सिग्निफिकेंस उस तरीके से जरूर होता होगा सामाजिक स्तर पर, जिसको मैं ऐसे मानता हूँ कि समहाउ इस दिन आप किसी को भी रंग लगा लें, आपका दोस्त है, दुश्मन है, या जानने वाला है या नहीं जानने वाला है, उसको भी आप रंग लगा सकते हैं, जिससे कि मेल्ट डाउन हो जाता है। आप आपस में अगर थोड़ा हो भी है मनमुटाव भी। देखिए, रंग लगाने का मतलब है रंग जाना। रंग लगाने का मतलब है प्रेम के भाव में रंग जाना। अपने वाद विवाद, अपनी बुराइयां, किसी सामने वाले की बुराइयां, वाद विवाद, ये सब छोड़ करके प्रेम के रंग में रंग जाना। विरोध वहां पर होना ही नहीं चाहिए। जहाँ विरोध नहीं है वहीं प्रेम है। जहाँ पर विरोध नहीं है, जहाँ विरोध है, जहाँ बहुत ज्यादा मीन मेक लोग निकालते हैं, वहाँ कभी प्रेम संभव नहीं हो सकता है। आप ये कह रहे हो कि जो पति पत्नी में प्रेम नहीं होता है? आप ये कहना चाहते हो कि कि पति पत्नी में प्रेम नहीं होता है? पति पत्नी में प्रेम होता है, लेकिन मैं ना हो करके अगर हम हो जाए पति पत्नी में आपस में, तो ये वास्तविक प्रेम होगा। जैसे आजकल की यंग जनरेशन में क्या एक होड़ लगी हुई है अपना
स्वयं का एक वो दिखाने के लिए कि मेरा भी कुछ अहम है, मेरा भी कुछ महत्व है। तो अगर हम खुद का महत्व ना देख करके, जी। जैसे एक वो हिंदी फिल्म में एक गाना था ना कि मैं ना रहूं, तू ना रहे, एक दूजे में खो जाए। तो ये जी। होली जो है एक तरीके से ब्रह्मांड में ईश्वरीय प्रेम में खो जाने का प्रतीक है। जी। इसमें यह है कि हम अपनी ईगो, अपना अहम, इसको बिल्कुल दूर कर दें जी। और एक दूसरे की कमियां देखना बंद कर दें। और जो मेरा जैसा तो है, मैंने तो एक सिंपल काम करा है इसके बारे में जी, कि यू लव इररिस्पेक्टिव, बात खत्म हो गई। यस, मुझे प्यार करना है, बात खत्म हो गई। जी, बिल्कुल, वो कैसा है, कैसी नहीं है, क्या ऊंचा है, नीचा है, यू लव। क्योंकि अगर आपके अंदर प्यार है तो वो निकलेगा, वो उसको आप रोक नहीं सकते। प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप रोक पाओ, आप प्यार करोगे। ये मैं ऐसे देखता हूँ, इररिस्पेक्टिव। ठीक है, एनी हाउ, आइए, ये प्यार की बातों से शुरुआत हुई, लेकिन हम अपने राशिफल पे आते हैं। हमारे श्रोता आपकी उसकी जो भविष्यवाणियाँ हैं इस सप्ताह की, उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो आलोक जी बताइए, ये सप्ताह कैसा रहेगा हमारे श्रोताओं के लिए? इस सप्ताह की शुरुआत भविष्यवाणी से पहले एक 2 मिनट से भी कम की एक भगवान सूर्य की स्तुति है, जी उसको बोलना चाहूंगा। बिल्कुल, और बताइए। ये माना जाता है कि इस स्तुति का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। इस स्तुति का इतना चमत्कार है कि कोई व्यक्ति जो कर्जे से पीड़ित हो, रोगों से पीड़ित हो, खासकर एपिलेप्सी या कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज, किसी को कोई भी हो रखी हो, यानी नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई भी डिजीज हो रखी हो, अगर वो स्तुति को हर संडे को पढ़े, हर रविवार को पढ़े, अच्छा, तो उसका रोग 100% ठीक हो जाएगा। श्रोताओं, ये तो फिर आप लिख लीजिएगा, और मैं तो यही कहूँगा कि बाद में इसको रिकॉर्डिंग को भी मैं शेयर करता हूँ, तो बड़ी अच्छी बात है। बताइए। ये है भगवान राम ने स्वयं इस स्तुति को भगवान सूर्य के लिए पढ़ा था, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का कारक है, एनर्जी का कारक है। जी तो शुरुआत करते हैं। जी। ओम ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतयासितम रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम देवतश्च समागम्य दृष्टुमप्यागतोरणम उपगम्याब्रवीद रामगस्त्यो भगवांस्तदा ओम राम राम महाबाहो शृणुह्यं सनातनं येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजिष्यसे। ओम आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनं जपावहं जपं नित्यं मक्षयं परमं शिवम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिंताशोक प्रशमनं मायुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मि भावना एष देवासुर गणान् लोकान् पाति गवस्तिभिः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापति महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पति। ओम पितरो वसवा साध्या अश्विनो मरुतो मनु वायुर्वाणी प्रजा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरा आदित्या सविता सूर्य खगा पूषा गवस्थिमान् सुवर्ण सदृशो भानु हिरण्यरेता दिवाकरा हरिष्टश्व सहस्त्रार्ची सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मन्थना शम्भुस्त्वष्टका मार्तण्डको अशुमानो हिरण्यगर्भा शिशिरस्तवनोस्करो रवि अग्निगर्भोदितः पुत्र शंख शिशिरनाशना व्योमनास्तमो वेदी ऋगिजु सामपारगा घनवृष्टिरपां मित्रो बिंदवीति प्लवंगमा आदपि मंडली मृत्यु पिंगला सर्वतापना कविर विश्व महातेजा नरक्तो सर्वभवोद्भवा। तो ये स्तुति अगर कोई नियमित रूप से पढ़ेगा तो निश्चित तौर पे जितने भी नर्वस सिस्टम रिलेटेड, न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड जो भी हेल्थ इश्यूज हैं, सब के सब कंट्रोल हो जाएंगे। तो बड़ी अच्छी बात। मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ा आराम भी हो, थोड़ा कम भी हो, तो भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप एक काम करेंगे, इसको चूँकि ऐसे लिखना तो बड़ा मुश्किल होगा,
तो एक अगर आपका लिखा हुआ जैसे हो तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डाल सकते हैं। और जस्ट श्रोताओं, स्तुति करने में तो पैसा नहीं लगता है, और जी कभी कभी मनोभाव बदलते हैं ऐसे स्तुति करने से, और आपकी क्षमता बढ़ती है। मन से ही सब कुछ है। जितने भी मन मुटाव है वो भी दूर हो जाएंगे, जी मानसिक विकार जो भी है, क्योंकि न्यूरोलॉजी का संबंध बुद्धि और मन से है। जी तो जिस व्यक्ति का मन पीड़ा से भरा होता है, जी जिसका बुद्धि पीड़ा से भरी होती है, उसको न्यूरोलॉजिकल डिजीज होने की संभावना ज्यादा रहती है। जी तो ये स्तुति पढ़ने से मन की सारी व्यथाएं, बुद्धि की सारी व्यथाएं जी। दूर हो जाती हैं जी। और एक नई एनर्जी मिलती है। जी। अब शुरुआत करते हैं राशिफल। आपके सप्ताह के भविष्यवाणी से। जी तो ऑस्ट्रेलिया में इस समय मीन लगन से कुंडली चल रही है सिडनी में, और मीन लगन का लगन उदय हो रखा है, और आज चंद्रमा मिथुन राशि में बैठे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, जिसका स्वामी गुरु होता है। जी। अब गुरु एक बहुत शुभ ग्रह है, ये जहां पर भी दृष्टि डालेगा उस भाव को मनोरम कर देगा, वहां जितनी भी बाधाएं हैं उन सबको दूर कर देगा, चाहे उस भाव में कितनी भी व्यक्ति की कठिनाइयां क्यों ना हो। जैसे हम अक्सर पंडित लोग जब शादी विवाह कराते हैं तो लड़का लड़की का गुरु की स्ट्रेंथ को पहले देखते हैं कि जन्म कुंडली में गुरु की स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति कितनी है। ओके। तो जिस कुंडली में गुरु की शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है और साथ साथ शुक्र भी बड़े अच्छी स्थिति में होता है, वहां पर वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है उस व्यक्ति का, चाहे कितनी भी कठिनाइयां वैवाहिक जीवन में क्यों ना आ जाए। तो इसलिए जो कुंडली मिलाने का महत्व है उसका रीजन यही है, पहले यही देखते थे, उसका कारण यही है कि कुंडली में ग्रहों में कितनी शक्ति है, क्या वो भविष्य में आने वाले प्रेशर को पति पत्नी आपस में झेल करके एक दूसरे के प्रति समर्पित हो पाएंगे या नहीं, यही कुंडली दर्शाती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जी अब मित्रों, मेष राशि में आज चंद्रमा आपके तीसरे भाव में है, तो तीसरा भाव जो होता है वो कोशिश करने का होता है, एफर्ट करने का होता है। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा, जिन लोगों की भी मेष राशि है वो हिम्मत ना हारें, कोशिश करते रहें, क्योंकि जहां कोशिश है वहीं जीत है। और प्रभु की प्रार्थना के साथ तन मन धन से आप कोशिश करें, आपकी कोशिश अवश्य सफल होगी। और वो कोशिश आपकी चाहे किसी भी मुद्दे में है, चाहे किसी को कन्विंस करना चाहते हैं या अपनी बात कहना चाहते हैं, या कोई भी आपकी कम्युनिकेशन गैप है उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, और आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी नहीं सुनेगा, या वो मन बना के बैठा है कि वो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ मेष राशि वालों, ये समय आपके लिए बहुत ऊर्जादायक है। और अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी कोशिश अवश्य सफल होगी, क्योंकि चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आए हैं, वो भी मंगल के साथ। मंगल के साथ आके ये महालक्ष्मी योग भी बना रहे हैं। तो इस समय आपके जो भी धन से संबंधित जो कोशिशें हैं, प्रमोशन से संबंधित कोशिशें हैं, कम्युनिकेशन से संबंधित कोशिशें हैं, सब आपकी सफल होंगी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए आज परिवार और मित्र भाव में चंद्रमा विराजमान है, धन भाव में, परिवार भाव में, मित्र भाव में। तो आज आपके यहाँ पर धन की वर्षा होगी इस हफ्ते, आने वाले इस हफ्ते में आपकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो भी वित्तीय परेशानियां हैं, वो दूर होंगी और पैसे का अरेंजमेंट होगा। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, प्रभु जाने। लेकिन ये जो इससे भाग्य एक तरीके से वाचन किया जाता है, भविष्य में के गर्त में क्या छुपा है ये बताना संभव हो जाता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह धन धान्य से परिपूर्ण रहने वाला है, और इस बात पे इस हफ्ते में वो इस चीज का ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातों में उनको गुस्सा बहुत आएगा, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखें। कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में कुछ उल्टी सीधी बातें बोल दें। तो उनको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, सामने वाले को जैसा वो है वैसा ही उसको स्वीकार कर लेना है, उसको अपनी तरह बनाने की कोशिश ना करें। ये ना सोचें कि उसमें आपके जितनी बुद्धि क्यों नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने सबका ज्ञान और बुद्धि अलग अलग दिया होता है।
जी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। हाँ। मिथुन राशि वालों को इस समय डिप्रेशन से दूर रहना है। उनको किसी भी तरह की नेगेटिव सोच उनके ऊपर हावी हो सकती है, तो उनको जैसे एक झटका देते हैं ना, आदमी को नींद आ रही होती है तो वो अपने आप को झटका देता है कि अभी मुझे सोना नहीं है, मुझे अपने जरूरी काम निपटाने हैं। ऐसे ही मिथुन राशि वाले अपने आप को जोर से झटका दें और ये माने ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जैसे आमिर खान की पिक्चर में ये आया था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये मान के चले, क्योंकि मानने से आधी समस्याएं, जैसे मान लीजिए डॉक्टर कोई किसी व्यक्ति को चाहे डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन ही दे देता है तो व्यक्ति के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसको लगता है नहीं मैं ठीक होने जा रहा हूँ, मेरे को दवाई मिल गई है। तो यही सोच करके वो अपनी खुद की एक काउंसलिंग करें और अपने आप को खुद गुरु माने, अपने गुरु स्वयं बने और अपने आप को स्वयं देखें। बहुत अच्छी अपना बात एनालिसिस बोली स्वयं आपने बहुत अच्छी बात बोली है। इसका जो राशिफल ये लाने का पर्पज मेरा पर्सनली अगर मैं आपको बोलूँ तो यही है कि कुछ सकारात्मक आती है। आप सोचो कि चलो ये मेरा भी बिल्कुल। अच्छे बना है और होने लगता है। जी। अब बात करते हैं जी कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए आज 9वें भाव में चंद्रमा विद्यमान है, तो कर्क राशि वाला 9वां भाव भाग्य का होता है। तो यदि आज इसके अलावा धर्म स्थान का भी होता है, इसके अलावा ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो इस समय अगर वो अपने ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अब वो ब्रदर इन लॉ में साला भी आ जाता है, जीजा भी आ जाते हैं या साली भी आ जाती हैं, तो उनसे कोई ना कोई कंसल्ट करें या उनकी मदद लें या उनकी मदद करें, यानी उससे संबंधित भाव आपके जागृत हो रहे हैं। तो इस समय अगर आप उनके लिए कुछ करेंगे, कुछ उनसे सलाह लेंगे, तो बहुत अच्छा आपका परिणाम आएगा और आपके भाग्य में उन्नति के आसार दिख रहे हैं और अभी आपके भाग्य में नई नई राहें खुल रही हैं। अगर कोई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, थोड़ी देर के लिए आपको लग रहा है कि आती अपॉर्चुनिटी रुक गई है, तो भी आप कोशिशें जारी रखें और भगवान ने चाहा तो अगले 1 महीने के अंदर अंदर आपके भाग्य में नया परिवर्तन आने जा रहा है और इसको लेकर के आप तनिक भी संशय में ना रहें। तो कर्क राशि वालों के लिए ये हफ्ता ही नहीं बल्कि आने वाला भविष्य में मुझे कर्क राशि वालों का बहुत पॉजिटिव दिख रहा है और इस समय उनको अपनी विचारधाराओं पर, अपने मन पर नियंत्रण रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए इस समय 8वें भाव में उनके ये चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो उनसे 11वें भाव में बैठे हैं, लेकिन उनका 8वां भाव इस समय बहुत ज्यादा प्रभावी हो रखा है क्योंकि 8वें भाव में 3 ग्रह आ रखे हैं। 8वां भाव जो होता है अचानक होने वाली घटनाओं का होता है, तो उनके जीवन में अचानक कुछ ना कुछ ऐसा घटेगा जो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आएगा। कुछ लोगों के जीवन में ये भी हो सकता है उनको लगे कि नहीं ये तो कुछ नेगेटिव हो गया, लेकिन वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जरूर होगी, छुपे हुए रूप में आशीर्वाद बन के आएगा। तो इसके अलावा सिंह राशि वालों को अगर यात्रा करें, वो कहीं बाहर जाएं, तो उनको बड़ा लाभ होगा। तो ये समय उनके लिए, ये समय अगर उनको कोई डिजीज हो रखी है, उनको कोई मेडिकल इश्यू है, उसका अगर वो ट्रीटमेंट लेंगे तो उनको बड़े अच्छे और सकारात्मक परिणाम आएंगे। तो ये सिंह राशि वालों को इस समय अपने मन स्थिति को बहुत मजबूत रखने की आवश्यकता है और उनको हमें अपनी उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को रिलेशनशिप में विशेष ध्यान देना है। अगर वो कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं या उनका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो ये समय आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें, धीरे 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 विश्वास करते हुए अपनी चीजें इम्पोज ना करें या बहुत ज्यादा डिसहार्टेड ना हो। ये ना सोचें कि नहीं अब तो कोई बात बनेगी नहीं या सामने वाला उनसे विमुख हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करें, अपने समय का इंतजार करें। कन्या राशि वालों के लिए अभूतपूर्व आप ये कह लीजिए कि अवसर इस समय बने हुए हैं, सिर्फ उनको धैर्य की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए 6ठे भाव में इनके बहुत ज्यादा ग्रह प्रभावी हो रखे हैं। 6ठा घर आप ये समझ लीजिए कि परिस्थितियों से लड़ने का है। 6ठा घर
उनको कोई भी समस्या इस समय आ रखी है तो वो सॉल्व होने के कगार पर है। तो तुला राशि वाले भी इस समय अगर वो कोई अपनी नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं, अपने करियर में परिवर्तन चाह रहे हैं और उनको लग रहा है कि कोई इंटरव्यू हुआ है लेकिन जवाब नहीं आ रहा है, तो धैर्य रखें। वो इंटरव्यू जो भी हुआ है उनके पक्ष में आएगा, उसका फैसला उनके फेवर में आएगा। और इसके अलावा अगर उनको कोई और शारीरिक समस्या है तो वो भी रिजॉल्व होने की कगार पर है। और उनको इस समय अपने आप को थकाना नहीं है, अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है। बिल्कुल जितनी उनके अंदर शक्ति है उतना ही उसको यूटिलाइज करें, आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम ना करें। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि हो गई थी, इस समय हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जिनका कारक मंगल है, मंगल इस समय अपने से 8वें भाव में आया हुआ है। तो 8वां भाव जो होता है उनके अंदर भगवान प्रदत्त यानी भगवान के द्वारा दी गई शक्ति का संचार होगा और उनके काम अचानक से बनने लग जाएंगे। इसके अलावा उनको संतान संबंधी कोई भी समस्या चल रही है या उनके मन में कोई भी कंफ्यूजन रिश्तों को लेके चल रहा है, वो इस समय रिजॉल्व हो जाएगा। आने वाला समय उनके लिए बहुत पॉजिटिव है और वो किसी भी चीज को नेगेटिव दृष्टि से ना देखें। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले अगर अपना घर बदलने की सोच रहे हैं या घर में कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं या कोई नया घर रेंट पे लेने की सोच रहे हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। इसके अलावा यदि वो कोई गाड़ी लेने की योजना बना रहे हैं तो उनको उनकी ये योजना सफल होगी। इसके अलावा वो बहुत जल्दी एक कंफर्ट जोन में जाने वाले हैं। जैसे अभी तक वो एडजस्टमेंट कर रहे थे, समय के साथ वो सोच रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो उनके अच्छे दिन अब आने वाले हैं। आने वाला समय उनके लिए बहुत बढ़िया है। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले इस समय उनका कारक शनि है। शनि इस समय सूर्य के साथ बैठे हैं तो वो किसी भी प्रकार के व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े। मकर राशि वालों को मेरी ये सलाह है कि अपने आप को प्रूव करने की नाहक कोशिश आउट ऑफ द वे जाके ना करें, लोगों से ईगो ना रखें। आपकी टैलेंट जो भी है, आपका मनोभाव जो भी है, सामने वाला अवश्य समझेगा। थोड़ा सा बस इंतजार करें तो आपकी कोशिशें सफल होंगी। मकर राशि वालों के लिए नई ऊर्जा, नई एनर्जी लेके ये हफ्ता आने वाला है। तो उनकी जो भी समस्याएं फैमिली को लेकर है, फ्रेंड्स के साथ है या रुपए पैसे को लेकर के जो भी समस्याएं वो रिजॉल्व होने वाली है। उनको आंख नाक कान में कोई भी तकलीफ है वो भी बहुत जल्दी ठीक होने वाली है और उसका वो समुचित जो भी इलाज है वो करे। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले इस समय अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने या कोई स्त्री है तो वो अपने हस्बैंड के लिए, अब उनके लिए एक नया उनके आपस में रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रही है और उन लोगों की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। जो भी वाद विवाद है वो रिजॉल्व होने का समय आ गया है। उनके रूटीन में परिवर्तन होगा। अगर वो काफी पिछले समय से डल महसूस कर रहे थे तो रूटीन उनका बहुत डल हो गया था, तो वो सारी चीजें अब ठीक होने जा रही हैं। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए ये समय है अपने आप को रिफाइन करने का। इस समय वो एक्सरसाइज करें, इस समय वो थोड़ा चुस्त हो जाएं, अपने भविष्य को लेकर के प्लानिंग करें, नई आशा और विश्वास के साथ पुरानी बातों को भुला करके अपने आने वाले दिनों की शुरुआत करें। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा जी। तो श्रोताओ, आपने अपने अपने राशिफल को सुन लिया होगा, नोट कर लिया होगा। देखिए आपका कैसा जाता है, हमें फीडबैक दीजिए। और अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कुछ और दिलचस्पी रखना चाहते हैं, और मैं ऐसे भी सोचता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीखना चाहते हैं, इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड भी जानना चाहते हैं, तो क्यों नहीं आलोक जी, उसमें आपकी मदद जरूर करेंगे। क्यों आलोक जी? अगर कोई जानना चाहता है, ज्योतिष सीखने में का शौक है, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे से क्लास ले सकते हैं।
म्यूचुअली जो भी हम लोगों के बीच में जी टाइम जो भी कन्वीनियंट होगा, हाँ। मैं सिखाने को तैयार हूँ। और 1 महीने में उनको बेसिक ज्योतिष का ज्ञान दे दूंगा। लेकिन मेरी श्रोताओं को एक सलाह है, जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो अपने ऊपर, अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर पत्री व्यर्थ में देख करके फहम में ना पड़े। क्योंकि कई बार होता है गूगल से आदमी डॉक्टरी या दवाइयां देखता है और फिर सिम्टम्स देख के उसको लगता है, ज्यादातर क्योंकि गूगल में हर चीज को कैंसर बता देते हैं, तो इसलिए उनको नेगेटिव नहीं सोचना है। जब तक पूरा ज्ञान ना हो जाए तब तक जन्म पत्री देखना शुरू ना करें और किसी निर्णय पर ना पहुंचे। तो अपना फ़ोन नंबर और ईमेल दीजिएगा जिससे कि लोग आपको संपर्क कर पाए। जी, मेरा नंबर है जी 9873, भारतवर्ष का कोड डालना है, जी, +91 9873 568 111। जी, तो मेरा ईमेल आईडी है जी 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 जी, बताइए, ईमेल मेरा बताइए। ईमेल आईडी है आलोक ALOK बाजपेयी BAJPAI 1967 @gmail.com। तो आलोक जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले सप्ताह आपसे पुनः मुलाकात होती है। तो श्रोताओं, कैसा रहा आपका ये अनुभव? हमें ज़रूर बताइएगा। आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0421 590 791 और कोई सुझाव भी है हमें आप दे सकते हैं। हमारे साथ में हमारी शैलजा जी भी आ गई। डॉक्टर शैलजा जी, दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत, और श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। एक मल्लिका जी हैं जो भारत में सेवा के लिए काम करती हैं। उन्होंने सेवा के लिए एक बच्ची से बड़ा इंटरव्यू का मुझे भेजा है, तो मैं वो आपको सुनवाता हूँ। ऋग्वेद के अनुसार खेत में जो अनाज उत्पन्न होता है उसका बंटवारा दिया। भूमि से 4 अंगुल ऊपर का भूमि का, गेहूं की बाली के नीचे का पशुओं का, पहली उपज की पहली बाली अग्नि की, बाली से गेहूं अलग करने के पश्चात मुट्ठी भर दाना पंछियों का, चुटकी भर गुथा हुआ आटा मछलियों का। तत्पश्चात उस आटे की पहली रोटी गौ माता की, प्रथम थाली घर के वृद्ध ज्येष्ठ, फिर हमारी थाली और आखिरी रोटी कुत्ते की। ये है हमारी सनातन। किससे सीखा? श्रोताओ, ये थोड़ी सी वीडियो, उसकी ऑडियो अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कैसे डिवाइड करा है। और इस सब्जेक्ट का आज हमारे जो मेहमान हैं उनके साथ भी जिक्र रहेगा कि कैसे सनातन ने हर चीज़ को एक इस तरीके से बांटा है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो पशु भी हैं, वो सबका देखभाल हो सके, सबकी केयर हो, सबका इस संसार में हिस्सा है। कीड़े से लेके जानवर गए, आप खुद भी खाते हैं, एक उसका बना हुआ है। तो मैं पहली बार इस चीज़ को एहसास करा कि जब हम भारत में थे तो मेरी माँ जैसे कि रोटी वो गाय के लिए निकालती थी, तो मैं सोचा था क्या फ़र्क पड़ता है ना क्या। लेकिन इस कल वीडियो को जब मैंने सुना तो मैं समझा कि हाँ, ये पूरा चक्र बनाया हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, वही हमारे सनातन धर्म की ऊर्जा हैं। और इसी की वजह से, इसी के बल पर संसार में सबसे प्राचीन संस्कृति जो है वो आज तक बनी हुई है। कि हमारा हिंदुत्व जो है, सनातन धर्म नहीं है, जीने की कला है। हाँ बिल्कुल, नहीं, मैं अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि सबकी केयर होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि हम किसी का खा लें और हम अपना बना लें। तो जब एक फसल उगी है, तो समझो एक नेचर ने, आप भगवान को नहीं मानते वो भी ठीक है, तो एक नेचर ने कोई चीज़ बनाई है। अब उसमें से जो भी प्राणी हैं उनको कैसे उनका हिस्सा मिले। अब गाय आपसे हिस्सा कैसे लेगी? या जो जैसे कुत्ते का है वो कैसे हिस्सा लेगा आपसे? जीव जंतु आपसे कैसे लेंगे? तो एक उसका सामाजिक समीकरण बना दिया कि भाई ऐसे ऐसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, जो हम लोग पेड़ों को पानी देते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं,
आम के पत्तों का हम इतना, क्योंकि आम के पत्ते जो हैं वो 24 घंटे तक ऑक्सीजन देते हैं, तो उनके आम के पत्ते हमारे यहाँ लगाए जाते हैं किसी भी शुभ कार्य में ऊपर। तो हमारे यहाँ जो ये सब नियम बने हुए हैं, परंपराएं हैं, इन सब का यही अर्थ है कि हम सबका आदर करें। गाय की रोटी है, कुत्ते का खाना है, पानी है, चिड़ियों के लिए पानी देना है या उनको दाने डालना है, बहुत सी चीजें हैं जो हमारे। तो अगर हम अगर प्राकृतिक संसाधन का शोधन भी करते हैं तो उसकी भी एक गरिमा है, तो उसको सम्मान के साथ में, जैसे हमने पानी लिया तो उसको हाथ जोड़ के बोला कि हम आपसे पानी ले लें। जैसे गंगा जल का है तो गंगा जल का हमने तो पहले गंगा नदी का हमने पूजा करी, उसको धन्यवाद दिया, उसको फिर पैसा लिया। जैसे गाय का है, गाय की हम पूजा करते हैं, फिर से लेके कि हम आपका दूध ले रहे हैं, समझो। तो वो एक जो तो सोशल में भी अभी एक होता है कि हमारा अधिकार है, उसमें हम नहीं जाते, बल्कि हम उसको समावेश करके कि भाई हम सब लोग साथ में हैं और उसको अब जैसे आप कहोगे भाई फसल तो काटनी पड़ेगी, अगर घर बनाना है तो उसको जगह को खोदना पड़ेगा, उसमें जीव जंतु मरेंगे, ये सच है। लेकिन हमने उसकी एक वो रखी, हम उसको बोलते हैं भाई थैंक यू, आई एम रियली सॉरी, भाई हमें एक गड्ढा करना है, लेकिन मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप हमें माफ़ करें कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाए। तो वो एक भावना होना, मैं समझता हूँ वो फ़र्क करता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं कस्टम्स एंड रिचुअल्स, और हम लोग इसको कहते हैं कि मनुष्य का आचरण है जो उसके व्यक्तित्व को बनाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे जो संस्कृत में, हमारी जो संस्कारों में इंक्लूडेड हैं, वही हैं जो हमारे जीवन को इतना सफल बनाती हैं और इतना संतुष्ट बनाती हैं। तो यही चीज़ें हैं कि आप हर चीज़ के लिए, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे अमीर गरीब हो, हर किसी के प्रति आपकी जो संवेदना होती है वो बड़ी आवश्यक है। तो संदीप जी, आपको भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं दर्पण रेडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप काफ़ी सवेरे सवेरे आपको उठाए तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हम आपके जो रियल विषय उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं जी। आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं? जी, सबसे पहले तो आप सबके श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। इस विषय पे देखिए, प्रकृति जब हम कहते हैं तो प्रकृति अपने आप में एक इकोसिस्टम है, इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है, जिसका हम एक पार्ट हैं। हम उसको ओन नहीं करते हैं, हम उसका एक हिस्सा हैं। उस हिस्से में हमने अपनी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ाई हैं। हम किसी चीज़ को लगा पा रहे हैं, किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि फसल की आपने जिक्र किया, तो उसके प्रति, उसकी वजह से हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। हम जैसे गाय पाल सकते हैं, कुत्ता पाल सकते हैं, तो अगर हमने पालन किया है उसका, तो उसके प्रति दायित्व भी तो हमारा ही है जी। तो इसलिए हमारे को, जो आपने अभी जो पंक्तियां उस बिटिया की सुनाई हैं, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, जिनके अंदर सार है कि हमारे पास, इफ वी हैव द पावर, we have responsibility as well. Power without responsibility is very wrong. हमारे सनातन धर्म में हमारे को पावर की एक्नॉलेजमेंट तो दी है, बट साथ में हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी बखूबी लिखा है कि आपने अनाज लिया तो उस अनाज को आपको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन एक और बात अगर मैं कहूँ संदीप जी की, जैसे आपने कुत्ते का हिस्सा दिया जी, अब आप देखिए कि वो भी आपको कुछ दे रहा है जी, वो बिल्कुल सेवा कर रहा है, वो आपको प्यार दे रहा है, वो हमारी रखवाली भी कर रहा है। अगर आप यहाँ पे थेरेपी अभी शुरू हुई है, कई हॉस्पिटल में वो कुत्तों को, जैसे घोड़े को लेके जाते हैं अंदर जी, और वो जो अस्पताल में गए हैं वहाँ पे उन्होंने पाया है कि उससे बहुत फर्क पड़ता है। जो रिकवरी है पेशेंट की, उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। डॉग थेरेपी तो बहुत ही मशहूर है, हर जगह होती है डॉग थेरेपी। प्रोफेशनली डॉग थेरेपिस्ट जो है उनको रजिस्टर कराना पड़ता है, फिर वो जाते हैं बच्चों के चिल्ड्रंस वार्ड में जाते हैं, ओल्ड एज रेजिडेंशियल होम्स में जाते हैं डॉग थेरेपी के लिए। और जैसा आपने कहा कि हमारा जो आध्यात्म जीवन का वो कर्तव्य परायण है, कि आपका कर्तव्य जो है वो है, और उसमें गीता में भी यही लिखा गया, कर्तव्य आपका है, उसका जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में नहीं है। तो एक काम करते हैं, हमारी डॉक्टर सरिता जी ने एक
सनातन के ऊपर कुछ भेजा है। जी। क्या भेजा है आप सुनिए और फिर हमें बताइए। ओम श्री गणेशाय नमः। रेडियो दर्पण के सभी श्रोताओं को सविता सोनी का सादर प्यार भरा नमस्कार। रेडियो दर्पण के सभी श्रोताओं के लिए हम एक नई श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम सरल शब्दों में श्री रामचरितमानस जी के विभिन्न पात्रों के विषय में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही आज के समय में उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। हम इस विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं, बस भक्ति के भाव से जितना जाना वो अनुभव आपस में साझा करेंगे। इस प्रयास में अगर कोई त्रुटि या गलती हो जाए तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ और सुधार के लिए सुझाव का हृदय से स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी को हमारा ये प्रयास सराहनीय लगे। श्रोताओं, रामायण के मूल रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। उन्हें आदि कवि या प्रथम कवि भी कहा जाता है। उनकी रचना वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ये महाकाव्य हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। रामायण विभिन्न भाषाओं में लिखी गई है और अलग अलग लेखकों ने अपनी अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद या पुनर्लेखन किया है। संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि द्वारा मूल रामायण, हिंदी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस, मराठी में संत एकनाथ द्वारा भावार्थ रामायण, गुजराती में प्रेमानंद जी द्वारा तुंगा रामायण, तमिल में कंबन ऋषि द्वारा कंब रामायण, तेलुगु में गुडमय वीर राघव द्वारा रघुनाथ रामायण, कन्नड़ में कुमार वाल्मीकि द्वारा तोरवे रामायण, बंगाली में कृतिवास द्वारा कृतिवास रामायण, उड़िया में बलराम दास द्वारा दांडी रामायण, मलयालम में तुंचत्तु रामानुज एशोथत्तम द्वारा अध्यात्म रामायण, असमिया में माधव कंदली द्वारा असमिया रामायण, पंजाबी में गुरमुखी रामायण और संथाली भाषा में भी रामायण का अनुवाद किया गया है। राम कथा कलि काम दिगाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेख भुअंगिनी। अर्थात राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। जय सिया राम। तो धन्यवाद डॉक्टर सत्ता जी। डॉक्टर सत्ता जी हमारी दर्पण की हमारी जो टीम है उसकी मेहमान है और उन्होंने अभी ये श्रृंखला शुरू करी है। तो श्रोताओं, जैसे उन्होंने खुद ही कहा है कि आप सुझाव दीजिए और सुझाव के साथ साथ में अगर कोई हमारे इस भागीरथी प्रयास में शामिल होना चाहे तो वो भी हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0421590791। तो संदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर जी, मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य ये हुआ कि आप जैसे यंग लोग जो हैं वो इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपकी हिंदी इतनी अच्छी है, आपके भाव इतने अच्छे हैं और आप इतना समर्पित हैं समाज के लिए। ये सबसे बड़े हमारे लिए बात है। और मुझको ये भी नहीं पता था कि हिंदू इकोनॉमिक फोरम भी कोई चीज़ है। हिंदू इकोनॉमिक फोरम तो मैंने सुना था, लेकिन हिंदू इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान के तो बड़ा ताज्जुब जी। काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने जो इसके संयोजक हैं, एक कपिल जी भी हैं। कपिल जी आ रहे हैं नहीं आ रहे? कपिल जी आज के लिए क्षमा चाहेंगे। आज के लिए क्षमा चाहेंगे, कोई बात नहीं। उनको क्षमा कौन देगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो क्षमा के प्रार्थी जरूर हैं, ये मैं मानता हूँ। संडे है तो सवेरे सवेरे जो है ना, अगर चाय बना के देनी है तो उसमें थोड़ा समय तो लगता है। आपका समर्पण तो इतना बड़ा है कि आप
संडे को सुबह सुबह आ जाते हैं। जी जी, नहीं मेरे लिए तो साधना है, मैं इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वो हो रहा है। मैं सच बता रहा हूँ श्रोताओं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हो रहा है, वरना मेरे उसके बाहर है ये। तो संदीप जी, पहले हमें अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को कि आप कब आए, क्या करते हैं, थोड़ा परिवार के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम संदीप मलिक, मैं ऑस्ट्रेलिया में 2015 में पीआर लेके आया था। मेरा जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियरिंग में है, और मैंने 10 साल जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टाटा कंसल्टेंसी के साथ जो है बिजनेस कंसल्टेंट करके फिर मैं इधर ऑस्ट्रेलिया फॉर माई मूव हुआ। और मेरा जो मेन फोर्टे है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री है, तो मुझे लगभग 20 साल का जो है बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है जी। और मेरी जो स्पेशलाइजेशन रही है वो पेमेंट्स और कार्ड्स में रही है। और मैं मैक्सिमम जो है वो लार्जेस्ट पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में ही काम करता हूँ। तो इसी यूके में भी था, तो वो बार्कलेस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा था। अभी नैब में मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी उनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जी। वेस्ट पैक में भी और ANZ में भी। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे बहुत अच्छे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ है। उसके अलावा मैं जो है सामाजिक तौर पर जो है वो इस कंट्री में जब आया था तो मैंने पाया कि मैं प्रोफेशनली और फाइनेंशियली तो ठीक महसूस कर रहा था, लेकिन सोशली मैं अपने आप को बैंकरप्ट पाया मैंने 2 साल के अंदर। मेरे यहाँ कोई अधिक मित्र नहीं थे और मैंने देखा कि हमारी किसी तरीके की कोई संस्थाएं कम हैं और हमारा जो जुड़ाव है वो कम है। हम मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, चले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी कम्युनिटी से शुरू किया जाए। जैसे मैं भारतवर्ष में हरियाणा से हूँ, तो मैं हरियाणवी कुछ लोगों से मिला, तो हमने सबने पाया कि ये तो कॉमन समस्या है। तो हमने कहा क्यों ना हम समस्या के समाधान का पार्ट बने। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक पिवोटल चेंज था इस देश में आने के बाद। प्रोफेशन देखिए, आजीविका तो सब चलाते हैं और वो हमारा पहला धर्म भी है, लेकिन सामाजिक रूप से हम क्या उत्थान करें, तो हमने एसोसिएशन ऑफ हरियाणा बनाई जी। हम 13 परिवारों ने मिल करके बनाई और आज वो एक बहुत ही सफल संस्था है। सेवा सिंह रेड्डू जी उसको नेतृत्व करते हैं। और फिर उसके बाद जो है, जैसा मेरा अपना धर्म के प्रति जो है एक समझ और एक समर्पण जो है वो बढ़ता जा रहा है समय के साथ, और मुझे लगता है कि एक स्वाभाविक जो है वो प्रोग्रेस है टुवर्ड्स लाइफ, कि पहले हम एजुकेशन यूथ एंड ऑल दैट जैज, फिर हम अपने प्रोफेशन में घुस जाते हैं, फिर हम पैसा करते हैं। फिर एक टाइम के बाद हम कहते हैं कि यार हम अपने धर्म को भी जाने, अपनी सभ्यता को भी जाने, उसको प्रोटेक्ट करें। तो वो कल्चर वाली जो चीज़ है वहाँ से ये आया। लेकिन हम रहते हैं कैपिटलिस्ट मार्केट में। देखिए, ये क्रक्स है। इसको जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने। हम एक कैपिटलिस्ट मार्केट में रहते हैं। हम एक बहुत छोटा सा समुदाय हैं इस देश में। हमारे को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कम वट में वी नीड टू प्रॉस्पर इन ऑर्डर फॉर अस टू स्ट्रेंथन आवर प्रेजेंस एंड कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द सोसाइटी। तो और जो फिलॉसफी है, आचार्य चाणक्य जी की भी फिलॉसफी यही कहती है, धर्मस्य मूलम अर्थः, मीन्स इकोनॉमी इज द स्ट्रेंथ। एनी कम्युनिटी which has a really good economic strength. I would take an example. आप जूइश कम्युनिटी को देखें, आप जो भी हम भारत से आए हैं, हम लोग जो हमारे पारसी समुदाय के लोग हैं, आप उन्हें देखें। जो हमारे राजस्थान में मारवाड़ी हैं या कुछ गुज्जू समुदाय हैं, आप देखें, वो they have done extremely well and they are respected as well. Why? Because they have not only done good for themselves but also for the whole society. आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप अकेले तो अच्छा कर ही रहे हैं, साथ के साथ आप बहुत सारे परिवारों को, बहुत सारे लोगों को समाज के अंदर जो है उनका भी भला कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस जो हमारा हिंदू इकोनॉमिक फोरम हमने क्रिएट किया है, ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, इसका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि 100 हाथ जो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं वो जुड़ें, मिलें और कम से कम भी 1000 हाथों को हेल्प, सपोर्ट, फीड करें, जो कि आपके साथ आपके लिए काम कर सके। तो क्रिएट वेल्थ टू डिस्ट्रीब्यूट। संदीप जी, इसके पहले जाएं कि आप थोड़ा जो आपने बनाया है हिंदू इकोनॉमिक फोरम जी, उसके बारे में बताइए कि कब बनी, क्या हुआ, और
आप एक्चुअली इसमें क्या कर रहे हैं? फिलोसॉफिकल तो एक बात होगी, वो बात ठीक है जी। तो उसमें ऐसा क्या कर रहे हैं आप जो पहले नहीं हो रहा था? बिल्कुल ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू इकोनॉमिक फोरम थी ही नहीं। हमने आज 2025 में हम बैठे हैं, हमने 2023 के सेकंड हाफ में हिंदू इकोनॉमिक फोरम को कंसेप्चुअलाइज किया। 2024 में हमने इसका लॉन्च किया। लॉन्च करके हमने सिडनी के अंदर 100 से अधिक बिजनेसेस को ज्वाइन किया है जी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कम से कम भी 160-165 बिजनेस ग्रुप्स हैं। हमने एक CRM बिल्ड किया है जिसमें B2B जो है, हर बिजनेस, हर तरीके का हिंदू बिजनेस अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और उसको किसी भी प्रकार की कोई भी बिजनेस लेन देन किसी और के साथ करनी है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट कर सकता है। और कोई और बिजनेस उस सर्विस को प्रोवाइड करता है तो वो जा करके उसको कोटेशन दे सकता है और आपस में हम बिजनेस कर सकते हैं। तो अभी आपने, अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं, कि आपने एक नेटवर्क बनाया है जी, जिसको आप बिजनेस नेटवर्क कह सकते हैं जी। तो ये बिजनेस टू बिजनेस है या बिजनेस टू कस्टमर है, या यतीन्द्र जी अभी ये बिजनेस टू बिजनेस है जी, बट हम इसको जो है, इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो बिजनेस टू कस्टमर भी इसको लेके जाने की हम पूरी सोच रखते हैं। अच्छा, तो अभी एक तो जैसे कोई एंड कंज्यूमर है वो आपसे नहीं जुड़ सकता? अभी के लिए नहीं, क्योंकि अभी हमारे को शुरू किए हुए ही बहुत कम समय हुआ है। तो इन चीज़ों में समय लगता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप भी बिजनेस करते हैं तो आपको इस चीज़ का पता है कि जी, समय भी लगता है और साधन भी लगते हैं। तो इसमें अगर मैं प्रैक्टिकली थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ जिससे कि लोग आपके साथ में जुड़ें, अपने आप को रेलेवेंट समझें कि तो जैसे कि किसी को एक प्लम्बर की ज़रूरत है। अब बड़ा मुश्किल होता है आज की डेट पे कि हमें सही प्लम्बर मिले या सही बिल्डर मिले, सही इलेक्ट्रिशियन मिले। तो अगर वो आपके समझो ग्रुप से जुड़े या आपके डाटाबेस से, आपके CRM से जुड़े और वहाँ पे इंक्वायरी डाले कि भाई ऐसे ऐसे हमें सर्विस चाहिए, और उसको 2-4 लोग मिलते हैं, उनसे उन्होंने बात करके काम ले लिया। अब उसमें एक प्रश्न आ जाता बहुत बड़ा कि क्या ये आदमी जेन्युइन है? क्या मान लो उसने अच्छा प्राइस तो दे दिया लेकिन मालूम पड़ा कि इसको कहते हैं ना, सस्ता बहुत बड़ा महंगा होता है। जी जी। तो उसको आप कैसे एश्योर करते हो? देखिए, इसके दो जवाब हैं। पहला कि कस्टमर डायरेक्टली, कस्टमर माने रिटेल कस्टमर डायरेक्टली अभी कोई बिजनेस सर्विस सॉलिसिट नहीं कर सकता अभी। ये पायलट, चलो बिजनेस टू बिजनेस भी है। मान लो बिजनेस है, बिजनेस कोई दूसरे बिजनेस से सर्विस सॉलिसिट कर रहा है। हाँ, चलो तो मैं उस बिजनेस केस को में, मान के चलता हूँ। हाँ, फॉर एग्जांपल आप एक स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं और आपको कोई अकाउंटिंग फर्म चाहिए, तो आपने हमारे उस पे प्लेटफॉर्म पे क्वेरी डाली। तो हमारे पास जो हमारे अकाउंटेंट का नेटवर्क है, मान लें हमारे पास 5 अकाउंटेंट्स हैं जो हमारे नेटवर्क पे, हर एक अकाउंटेंट की रिव्यूज़ हैं जी सर्विस के। तो आपको उस रिव्यूज़ और उस टेस्टिमोनियल के बेस पे आपको बिल्कुल पता चल रहा है कि इनकी जो सर्विस और आफ्टर सर्विस सपोर्ट है वो कैसा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है। जैसे गूगल रिव्यू होता है, अलीबाबा रिव्यू होता है, उसी तरीके दिस इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ऑफ कोर्स कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, आपको कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हो या आपके पास कोई रेफरेंस नहीं हो। तो ये बिल्कुल होगा और ऑथेंटिक ही रहेगा। जहाँ कहीं हमें लगा कि यहाँ पे ऑथेंटिसिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है या हो रही है, वहाँ पर उस बिजनेस को डीरजिस्टर भी किया जा सकता है। अभी इस तरीके की हमारे पास अभी तक बाय गॉड ग्रेस कोई समस्या या कोई नहीं आया कंसर्न, तो हमें उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। जी। और ये वर्ल्ड, ये ग्लोबल संस्था है? ये बिल्कुल ग्लोबल संस्था है हमारी, और ये भारत से जुड़ी हुई है। ये विश्व हिंदू परिषद की इकोनॉमिक विंग का पार्ट है, जो कि जिसकी प्रेजेंस जो है वो ग्लोबली है, मल्टीपल कंट्रीज में है। ऑस्ट्रेलिया में इसको जो है वो अभी हमने स्थापित किया है। जी। तो अभी जैसे आपने कहा कि हमने ऑस्ट्रेलिया में अभी स्थापित करा, तो जो पहले जहाँ पे थी वहाँ पे इसकी क्या प्रोग्रेस रही? क्या प्रोग्रेस ये है कि अभी लास्ट समाज को क्या फायदा हुआ, क्या मिला, क्या खोया? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका, समाज को क्या फ़ायदा हुआ। अभी पिछले वर्ष दिसंबर में ही वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम भारत में हुआ, मुंबई में, और वहाँ पर इट वाज सच ए ह्यूज सक्सेस। ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे 2 डेलीगेट्स गए हुए थे और उनकी जो फीडबैक है, जो उन्होंने देखा और जो उन्होंने वहाँ पर इंटरेक्शंस हुई, तो और जो क्वेरीज निकल के आई, वो इतनी ज़्यादा उत्साहित थी कि हमने कहा कि भाई इस साल का हिंदू इकोनॉमिक फोरम ऑस्ट्रेलिया में ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा
उत्साह और इंक्वायरीज हमारे पास हैं, एंड पीपल आर वेरी 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 कीन, सिंसियर नोट पे, कि दे वांट टू कम सी इन्वेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, दे वांट टू शेक, एज आई सेड कि 100 हाथ आपस में मिलें तो 100 हाथ आपस में मिलने के लिए तैयार हैं जी। तो हमारे को वी आर काइंड ऑफ कंपेल्ड कि हम एडलेड में इस साल 2025 में हिंदू इकोनॉमिक फोरम को, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम को होस्ट करें। अब फिर आप कहेंगे कि एडलेड में ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो टीम सबसे पहले फॉर्म हुई थी वो एडलेड में हुई थी, एंड वी वुड लाइक टू रेस्पेक्ट दैट एंड वी वुड लाइक टू फॉलो, एंड इसलिए हमने एडलेड में, एडलेड भी ऑस्ट्रेलिया में है ना? जी बिल्कुल, एडलेड भी ऑस्ट्रेलिया में है। संदीप जी, मैं आपसे 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। पहले तो यह है कि मान लीजिए हमने किसी ट्रेडमेंट को इंगेज किया तो हमें ये कॉन्फिडेंस है कि चूंकि आपके थ्रू किया है तो क्वालिटी कंट्रोल इज देयर, यू हैव ऑलरेडी असेस्ड द क्रेडिबिलिटी। जी यस, ये तो कोई भी बिजनेस हमारे यहाँ जो रजिस्टर हो रहा है, एक तो सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा ना, वर्ड ऑफ माउथ, तो एक दूसरे के बारे में अमूमन हमारे समाज में सबको या काफ़ी लोगों को पता है कि ये बिज़नेस किस तरीके का है, इस बिज़नेस की प्रैक्टिसेस कैसी हैं, सर्विस कैसी है, प्राइसिंग कैसी है, सबको इंटीग्रिटी कैसी है वो पता है। तो पहले तो प्लेटफॉर्म पे आने वाला बिजनेस पहले ही ऑथेंटिकेटेड है और उसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे, उस चीज़ के लिए भी हम उसका ध्यान रख रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती थी कि हम लोग, हमारे कितनी सारी यहाँ हैं ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन आपकी जो हरियाणा वाली है वो बहुत सफल है, क्योंकि कुछ सालों पहले उन लोगों ने सिडनी एंटरटेनमेंट सेंटर में भगवत गीता के ऊपर किया था, बहुत बड़ा फंक्शन था जी। वो फंक्शन जो था वो इतना बड़ा था कि इसके पहले मुझे याद नहीं कि कभी इतना बड़ा फंक्शन हुआ होगा। वो आपके सेवा जी बिल्कुल, मैं उस फंक्शन का जो है इनविटेशन टीम का मैं लीड था सेवा सिंह जी के साथ। और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कभी भी सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ एक किसी इवेंट के लिए इकट्ठी नहीं हुई थी। दैट इज द फर्स्ट वन एंड इट वाज डेफिनेटली हिस्टोरिक फॉर आवर कम्युनिटी। सबने इतने प्यार, प्रेम और आदर भाव से एक साथ आए और वो इंटरनेशनल आईसीसी सेंटर सिडनी में हमने उसको ऑर्गेनाइज किया। इट वाज आउटस्टैंडिंग सक्सेस। तो तीसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि हमें इतनी खुशी हुई ये सुन के कि आपकी जनरेशन, हमारी जनरेशन 50 साल पहले यहाँ जो आई थी, तो मुझे लगता है कि वो हाई और बाय वाले लोग थे। हालांकि हम लोगों ने भी कुछ काम किया था, कि आप जो काम कर रहे हैं उसको देख के लगता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमसे कहीं आगे है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा बेड़ा उठाया है। हमें भी आप लोगों से ही प्रेरणा मिलती है। तो आप जैसे अगर कुछ लोग हैं तो हम चाहेंगे कि हम कुछ और हों, और तो हमारी अगली जनरेशन काफी ज्यादा, हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमसे ज्यादा अच्छे बने। संदीप जी, एक प्रश्न आता है हमेशा हमारे भारतीयों को, हमेशा खासतौर पर जो हमारे गोरे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो कहते हैं कि इतने आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, समझ में नहीं आता क्या करें, कैसे, किसको क्या करें। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल जी। आप देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एक हो, 1000 हों, ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए, कम्युनिटी सर्विस। आप हम सबको ऑन एन अम्ब्रेला लेवल हमेशा एक ही होना चाहिए, एक के जैसे रहना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अलग बन रही है, इसका मतलब वो कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन या क्वेश्चन या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बन रही है। और प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, नीड्स बहुत सारी हो सकती हैं। तो एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के बनने में कोई तकलीफ नहीं है। तो as far as we all are able to get together for a common cause whenever there is a problem. तो आप ये कह रहे हैं कि जो इतनी संस्थाएं हैं वो हमारी स्ट्रेंथ rather than कि हम उसको अपनी वीकनेस के तरीके से बोलें। बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जूइश कम्युनिटी के पास समवेयर अराउंड 6000 एसोसिएशंस या ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऑस्ट्रेलिया में। जी, 6000। I have been informed. I'm not 100% sure about the credibility, but मेरे लिए तो नहीं है। But I have personally Googled it. There are more than 150 organizations that I have been able to see that. मेरे को किसी ने बताया कि इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने गूगल किया, 300 से अधिक तो उसी में थी। अच्छा, एक ही इंडिविजुअल आप पाएंगे कि बहुत सारी एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। देखिए, इस चीज़ से ये समझ में आता है, अब जैसे जिस प्रकार से आपका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, आपको ये पता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक लिमिटेड तरीके से काम कर सकता है, लेकिन एक एंटिटी या मल्टीपल एंटिटीज के साथ जुड़ करके एक ही इंडिविजुअल बहुत सारे काम कर सकता है। तो कोई स्कूल से जुड़ा हुआ है, कोई किसी चैरिटेबल चीज़ से जुड़ा हुआ है, कोई मेडिकल से जुड़ा हुआ है,
कोई किसी तरीके की और चीज़ से जुड़ा, कोई जियो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, कोई पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो देखिए एक ही इंडिविजुअल बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ करके बहुत सारी अपनी जो है वो कंट्रीब्यूशन दे सकता है। और लॉबी, वेस्टर्न वर्ल्ड, कैपिटलिस्ट मार्केट एंड लॉबी, ये तीन चीजें अगर हम कनेक्ट करके देखेंगे तो इन तीनों चीजों के पीछे एक ही चीज निकल के आती है, आपका इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना। इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना और कलेक्टिव रहना। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस प्रकार की अभी जो घटनाएं घटी हैं पिछले 1 वर्ष 1.5 वर्ष में मिडिल ईस्ट के अंदर, किसी चीज़ का नाम लिए बगैर, आप देख सकते हैं कि उसका कम लोग होते हुए भी कितना स्ट्रॉन्ग जो है उसको सपोर्ट मिला है। और आज जो एक्शंस हो रहे हैं ऑन द ग्राउंड अक्रॉस द वर्ल्ड, आप देखें किसको क्या सपोर्ट मिल रहा है। तो ये एक हमारे लिए भी एक प्रेरणा का, सीखने का सब वो है। आप इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली स्ट्रांग हो। तो इकोनॉमिकली के लिए देखिए हम सब सिर्फ जॉब कर रहे हैं। इंडियंस जो हैं इस कंट्री के अंदर, दे आर द हाईएस्ट एजुकेटेड पीपल, दे आर द हाईएस्ट इनकम अर्निंग पीपल एंड हेंस हाईएस्ट टैक्स पेयर्स। बट इफ आई आस्क what is our contribution and what is our strength in entrepreneurship, it need to be worked upon. Hindu Economic Forum will promote that entrepreneurship. Then second is, what is our collective strength of those businesses? हम तो जुड़े ही नहीं इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पे। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ये उस एक नीड को सैटिस्फाई करता है। फिर तीसरा आएगा, वो फिर कभी फ्यूचर में चर्चा का विषय हो सकता है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ। हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कंपैरिजन टू द पॉपुलेशन दैट वी हैव हियर इन दिस कंट्री, हमारी पॉलिटिकल प्रेजेंस और स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। एंड हेंस हमारी लॉबी एंड हेंस हमारी वॉइस जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। आपको तो लगता है दोबारा आना पड़ेगा हम लोगों के इस प्रोग्राम में, क्योंकि एक कहावत भी है कि अगर आपको थोड़ी दूर जाना है तो अकेले चल सकते हैं, अगर आपको दूर जाना है तो आपको संगी साथी चाहिए। जी बिल्कुल, साथ तो बहुत ही आवश्यक है, बिना साथ के तो आप ज़्यादा दूर एंजॉय भी नहीं करेंगे। ये तो आज तो बिल्कुल आपने सिर्फ उसका टाइटल समझो भी बताया है, उसको जो पूरे विस्तृत रूप में आपको बताना पड़ेगा। तो आप अपने विषय में थोड़ा सा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। एक तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वेरी ब्रीफली अगर आप डालें तो यह है कि हम सबको पता लग जाएगा कि हम लोग किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके साथ चलने में, आपका उद्देश्य पूरा करने में। जी जरूर। तो एक तो आप हमें अपना जो संपर्क करने का माध्यम है आपसे, वो कैसे, और जो यहाँ के बिजनेस हैं कैसे इस HEF के बारे में जान सकते हैं ज़्यादा, और कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ, वो हमें बताइए। जी अभी संपर्क के लिए आप मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लीजिए, 0410-803-567। ये मेरा नंबर है, यही व्हाट्सएप पे। तो श्रोताओं, जो हिंदू इकोनॉमिक फोरम है, आप इसके टाइटल से ही समझ गए होंगे कि ये एक हमारे जो सनातन धर्मी है ये उनके लिए है। तो जो हम सनातन धरोहर की बात कर रहे हैं उसमें इकोनॉमिक की जो बात थी, इसलिए हम आज संदीप जी को लेके आए हैं कि हम कैसे इकोनॉमी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये संस्था आपको हेल्प करेगी टू ग्रूम इनटू, सही बात मैं बोल रहा हूँ ना जी, आप ग्रूम भी करेंगे कि जैसे किसी को उतना बिजनेस सेंस नहीं, आप उसको कैसे एजुकेट करेंगे, आप उसको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस कैसे करा जाता है। और आज के लिए मेरा मैसेज जो है वो रहेगा कि जो हमने कहा वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2025 का जो मेन इवेंट हो रहा है वो एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है 2 और 3 अगस्त को। तो मैं आपके श्रोताओं को प्रोत्साहित करूंगा कि वो जो हैं इसकी रजिस्ट्रेशन करें, और वहाँ पर जो भी बिज़नेस का इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में है, माइनिंग में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, बैंकिंग फाइनेंशियल है, या किसी भी और फील्ड में है, वो वहाँ पर रजिस्टर करके ज़रूर पहुँचें। आप WHEF 2025 करके सर्च करेंगे, आपको वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2025 एडिलेड आपको गूगल पे मिलेगा। आप रजिस्ट्रेशन कीजिए एंड विल सी देयर। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और आपको कोई भी किसी तरीके की हेल्प चाहिए, आप फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। तो एक तो सोचो ये एडिलेड का जो प्रोग्राम है वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का, वो अगस्त में है। साथ साथ में अगर आप यहाँ सिडनी में हैं और आप हिंदू इकोनॉमिक फोरम के इस प्रयास में जुड़ना चाहते हैं, किसी भी हैसियत से आप जुड़ सकते हैं। आप उसके बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, या आप एक एडवाइस दे सकते हैं कि इसको ऐसे बेटर करा जा सकता है, वो भी आप कर सकते हैं। या
आप ऐसा भी कर सकते हैं।